वेलकम बैक। एक बार आप सभी का स्वागत है। आज का जो इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है और आज हम बात करेंगे नए नेटवर्क पे पहले बात करूं, कुछ टर्म्स हैं, आज हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आज हमारा डिस्कशन है कि टेलीकॉम से हम लोग इंटरनेट की दुनिया में कैसे आए। आप इस युग में हैं, इस समय हैं कि आपको ये मालूम है कि इंटरनेट क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, जो आपका नया कम्युनिकेशन है। लेकिन जब हम लोग पढ़ाई करते थे, मैं भी अपना इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में किया हुआ था, तो जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मैं कंप्यूटर साइंस को और आईटी को उतना भाव नहीं देता था। कंप्यूटर साइंस को मैं समझता था कि वो लोग कल सॉफ्टवेयर बनाते होंगे, पता नहीं क्या करते हैं अपने बॉक्स के अंदर। तब मुझे इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि है क्या। और जैसे कि मैं पहले दिन डिस्कस किया था कि द न्यू वर्जन ऑफ टेलीकॉम इज नोन एज आईटी। तो ये जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पे ही मैंने कंप्यूटर साइंस और कम्युनिकेशन का जो नया फॉर्म है आईटी, वो सारी चीज़ें सीखी। पढ़ाई के दौरान हमारे सब्जेक्ट जरूर थे कंप्यूटर के, लेकिन हम उसको उतना सीरियस नहीं पढ़ते थे, क्योंकि हमारे माइंड में ये रहता था कि हम लोग तो इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, कम्युनिकेशन के हैं, तो हमारा कंप्यूटर से क्या लेना देना। ऐसे ही कंप्यूटर साइंस वालों का भी माइंड में था कि ये लोग तो इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, कंप्यूटर के हैं, तो उनको भी बोला जाता था कि आप भी कभी कम्युनिकेशन पढ़ें, उनके भी सब्जेक्ट में था। तो वो लोग इतना सीरियस नहीं पढ़ते, कहने का मतलब। और मुझे जहाँ तक लगता है कि आज भी शायद ऐसा कुछ काफ़ी कुछ आप लोगों के मन में भी होगा कि मैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट हूँ, तो कंप्यूटर साइंस से मेरा क्या लेना देना, और कंप्यूटर साइंस वालों का कि मैं ये लो इलेक्ट्रॉनिक्स से का। तो डिफ्रेंशिएट रहता है, ये केवल स्टूडेंट के टाइम में रहता है, क्योंकि उस समय सब प्रॉपर गाइड नहीं होती, कोई जानकारी प्रॉपर नहीं होती, इस वजह से होता है। लेकिन सच्चाई यही है कि सारे ब्रांच एक जगह से जुड़े हुए हैं। और इवन हमने पहले दिन ही बोल दिया कि आईटी जो ब्रांच है वो कम्युनिकेशन का, टेली कम्युनिकेशन का नया स्वरूप है। और आईटी में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। ये मैंने बहुत वेरी फर्स्ट डे क्लियर किया था और आप लोगों को अब शायद अच्छे समझ में भी आ गया होगा। तो मेरी नौकरी नहीं थी और हम लोग पोस्टिंग थे। मेरी शुरुआती दौर देहरादून, उसके बाद सेकंड जो पोस्टिंग हुई थी बड़ौद जिलों में, बागपत जिले के पास में। तो वहाँ पे पोस्टिंग के दौरान वहीं पे हमारे केवल समय बदलता है। जैसे ही आज हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी साहब हैं और गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, ठीक वैसे ही पुराना चेहरे में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे वो थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी, और उस समय जो गृह मंत्री थे वो लाल कृष्ण आडवाणी थे। तो कहने का मतलब है कि चेहरे बदले हैं, एक कॉम्बिनेशन पहले भी था। तो जैसे आज हमारे मोदी साहब काफ़ी एक्टिव रहते हैं हर चीज़ में, उसी तरह से हमारे अटल बिहारी वाजपेयी भी बहुत ही एक्टिव लीडर रहे, प्रधानमंत्री रहे। तो वो देश को ऑनलाइन जोड़ने का सब, उनका सपना था कि देश ऑनलाइन जुड़े। ये जो ऑनलाइन शब्द है ना, उनके मुंह से ही मैंने पहली बार सुना था कि सारा देश ऑनलाइन जुड़ेगा, सब लोग एक जगह से दूसरे जगह एक दूसरे को देख के बात कर सकेंगे। ये वर्ड उनका ऑनलाइन वर्ड था। ठीक है ना। तो उन्होंने एक घोषणा की कि इस क्रम में जितने भी एलआईसी ऑफिसेज हैं उन सबको आपस में ऑनलाइन पेमेंट करवाया जाए। ये पहली बार उन्होंने एक घोषणा की थी। उसमें बड़ौत को भी चुना गया था, जो बागपत जिला था उसको भी चुना गया था, जिसमें बड़ौत लोकेशन था। और ये टास्क दिया गया कि बड़ौत में जितने भी एलआईसी ऑफिस हैं उन सब में जो बिल जमा होता है उसका पैसा ऑटोमेटिकली बड़ौत के काउंटर में जमा हो और वो मेरठ के कंप्यूटर में वो चला जाए। ये उन्होंने एक टास्क था और एक उन्होंने शुरुआती प्रोजेक्ट कह सकते हैं, वो उन्होंने सबको गवर्नमेंट के सामने, पब्लिक के सामने ये अनाउंसमेंट किया कि 15 दिन के बाद एलआईसी ऑफिस पहली बार ऑनलाइन होगा। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जब मैं मेरी नौकरी शुरू हुई थी तो हमारी जो पहली सैलरी थी वो सब मैनुअल मिलती थी। महीना ख़त्म होते ही हमारा जो अकाउंट ऑफिसर होता था बैंक से एक बड़े से बॉक्स में पैसे भर के लाता था
और आज पहली तारीख है या महीने का आखिरी दिन है, आज सैलरी दिवस है, आज कोई काम नहीं होगा, तो हम लोग लाइन लगा के खड़े हो जाते थे। सब बड़े छोटे कोई फर्क नहीं, तनख्वाह मिलने वाली होती थी। और बाबू और जो कैशियर और जो अकाउंट ऑफिसर होता था एक सीरीज में बैठा रहता था, और हम लोग जाते थे कैश गिनते थे, अपनी तनख्वाह ले जाते। हमने वो दिन देखे। फिर उसके बाद उन पैसों को बहुत जल्दी, जब मैंने ज्वाइन किया तो 6 महीने के अंदर ही पैसे अब कैश ना लेके बैंकों में जमा होने लगे, लेकिन बैंक ऑनलाइन नहीं थे। और आज आप देख सकते हैं कि मैं किस स्थिति से और आज किस स्थिति में हूँ। आज हम कब तनख्वाह आती है और कब खत्म हो जाती है इसका पता ही नहीं चलता। ऑनलाइन पेमेंट, किसी भी टाइम पेमेंट, कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये चीज कितनी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, और मुझे आज खुशी होती है बताते हुए कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के हिस्सा में मैंने भी एक सहयोग किया है देश के एक हिस्सा में, जिसमें एलआईसी के माध्यम से हमने शुरू किया था। तो सबसे पहले एलआईसी में काम शुरू हुआ, तो पहले हमारा जो टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, बाद में बीएसएनएल बना। वो नॉर्मली कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट था, तो जो भी भर्तियां होती थी, रिक्रूटमेंट होते थे, उस नॉर्मली ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट्स के ही होते थे। कंप्यूटर साइंस की भर्ती तो होती ही नहीं थी। तो हम जितने भी लोग थे, या तो टेक्निकल थे तो इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित थे, नॉन टेक्निकल थे तो उनका तो कोई लेना देना नहीं, वो किसी और भी काम से, अकाउंट डिपार्टमेंट हो सकता है या एचआर डिपार्टमेंट हो सकता है। तो जब हमारा सिलेक्शन हो गया, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि बड़ौद में करेंगे। तो हम 5 लोगों का सिलेक्शन हुआ कि इस काम के लिए, कि बड़ौद जिले से प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि सभी एलआईसी ऑफिस को ऑनलाइन किया जाएगा। तो उन्होंने 5 इंजीनियरों को सिलेक्ट करने को कहा, और हम 5 लोग सिलेक्ट किए, 5 का टीम बनी। एक आईएएस थे, एक आईटीएस थे, इंडियन टेलीकॉम सर्विसेज, 2 इंजीनियर थे, उसमें से एक मैं था और एक हमारे पुलिस थे, और एक बंदा था जो जेई था, वो भी डिप्लोमा होल्डर इलेक्ट्रॉनिक्स से था। जो आईएएस था वो तो नॉन टेक्निकल था, बाकी सभी लोग इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से रहते थे। लेकिन जैसे हमें बोला गया कि आप सभी को अगले 15 दिन के अंदर ऑनलाइन व्यवस्था करनी, तो हम लोग बड़े खुश हुए। आई एम वेरी हैप्पी कि अरे भाई, ये प्रधानमंत्री का प्रोजेक्ट है, हमारा नाम होगा, एक बड़ा प्रोजेक्ट में हम लोग काम करने जा रहे थे कि 15 दिन के अंदर एलआईसी ऑफिस का जो भी पेमेंट है वो दूसरी जगह जाएगा, सीधा मेरठ में जमा होगा। तो लेकिन उसके बाद जब सिलेक्शन हो गया, तो हमारे जो जीएम साहब थे और सेक्रेटरी साहब थे, टेलीकॉम सेक्रेटरी होता है और हमारे थे, उन लोगों ने पूछा कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज है? तो हम सबको एक दूसरे के चेहरे देखे, हमने कहा सर हमें नहीं आता जी। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा, कोई कभी पढ़ाई तो की होगी सर? तो हम लोगों ने कहा सर हमारे कोर्स में था, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा नहीं, हमें नहीं मालूम हमने कैसे इसको पास किया। तो कह रहे कोई बात नहीं, हम आपको ट्रेनिंग कराएंगे। आपको 5 दिन का ट्रेनिंग की व्यवस्था करी गई है। पहले आप कंप्यूटर सीखिए, फिर उसके बाद यहाँ से वहां तक का जो कम्युनिकेशन व्यवस्था है उस पर हम लोग बात करेंगे। और हम 5 को भेज दिया गया दिल्ली के कनॉट प्लेस में। कनॉट प्लेस में जेड कैरियर एकेडमी, उस समय कंप्यूटर का बहुत ही पॉपुलर वो हुआ करते थे 2001 में, जो कंप्यूटर एडुकेटेड, उसमें बोलते थे कंप्यूटर एडुकेट करने के लिए। तो वहाँ का जो ट्रेनर था वो भी हम लोगों से पूछा कि आपको कंप्यूटर आता है? कितना आता? थोड़ी बहुत तो आता होगा। हमने एक दूसरे को चेहरा देखा और कहा कि सर हम तो आता नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता। तो आपको हैरानी होगी कि उसने पहले दिन तो हम लोग का स्वागत हुआ, क्योंकि सभी की नजरें हमारे पे, मीडिया वाले थे, प्रेस वाले थे कि ये लोग हैं प्रधानमंत्री के प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं। तो एक अनाउंसमेंट हो गया था, तो सारे बहुत, पहले तो बहुत अच्छा लगता था, इस तरह से आपको स्वागत होता है, भव्य होता है। लेकिन डर भी लगता है कि जब इतना बड़ा काम मिलने जा रहा है तो कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए तो न जाने क्या क्या होगा। तो उसके बाद कहा कि भाई चलो हम आपको सिखाते हैं। तो पहले दिन हमें सिखाया हाउ टू कंप्यूटर ऑन, हाउ टू कंप्यूटर शट डाउन, मेक डायरेक्टरी, चेंज डायरेक्टरी। तो अच्छा लगा पहले दिन। फिर हम रात में सब हम लोग मिले और एक इवोल्यूशन बनाया कि आज का दिन में हमने क्या सीखा। तो हम लोगों ने कहा हम लोग कंप्यूटर चलाना आज सीखे। ठीक है, अगले दिन फिर गए, तो फिर अगले दिन उसने क्या दिखा कि कंप्यूटर के अंदर मेक डायरेक्टरी कैसे बनाते हैं, कैलेंडर कैसे देखते हैं, ठीक है ना, किसी तरह से टाइपिंग कैसे की जाती है। पूरे दिन में इस तरह की इधर उधर की चीजें वो बता रहा था। उसका अपना सोच था। सेकेंड डेज की बात है, तो शाम को हम लोगों को टेंशन होने लगी
कि भैया कंप्यूटर में मैक डायरेक्टरी, ये जो कैलेंडर बता रहे हैं, इससे पैसे जमा होगा तो मेरठ में कैसे जमा होगा, इसका पैसे से क्या लेना देना। ये बड़ा सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क हम लोग के दिमाग में आ गया। हम टेंशन में, फिर सेक्रेटरी साहब रात को फिर इवोल्यूशन हुआ और उन्होंने पूछा। हमने कहा सर ये जो बता रहे हैं उससे हमें इस बात का समझ में नहीं आ रहा कि इस कंप्यूटर का इस्तेमाल करके हम लोग मेरठ में पैसे कैसे जमा करेंगे। कह रहे कोई नहीं, आप कंप्यूटर आना, फिर कल आपके पास एक स्पेशल यूएस से इंजीनियर बुलाए गए। उनका नाम स्टीफन ब्राउन है। उनकी काफी पॉपुलर बुक भी उस समय हुआ करती थी। उन्होंने नया नया एक बीएसडीएल प्रोग्रामिंग, वेरी हाई स्पीड डिजिटल सब्सक्राइबर डिजिटल हार्डवेयर लैंग्वेज, आर यू अवेयर नो। सभी लोग कृपया चैट बॉक्स में लिख के बताएं कि क्या आप लोग स्टीफन ब्राउन का डिजिटल लॉजिक की कोई बुक्स आपने पढ़ी है, क्या आपको अवेयर है इस बारे में। उन्होंने ट्रेनिंग देने के लिए हम लोग को आए थे। आपने नाम सुना है स्टीफन ब्राउन का डिजिटल लॉजिक की कोई बुक, एनीवन, बीएसडीएल की है कोई आपको जानकारी, किसी को, अदर्स नहीं है। चलिए हो सकता अब नहीं आता होगा, लेकिन वो काफी पॉपुलर थे। बीएसडीएल की नई नई प्रोग्रामिंग आई थी। बीएसडीएल का तो नाम सुना है, यस या नो। बीएसडीएल का सुना है ना, यस। अथर्व ने लिखा यस, वेरी नाइस। सत्यम ने है, सत्यम आप किसके लिए नो लिख रहे हो, बीएसडीएल का सुना होगा ना, ठीक है। तो इंडिया के अंदर जो बीएसडीएल प्रोग्रामिंग के स्टार्टिंग वो टाइम था, तो उस टाइम पे उनकी बुक काफी पॉपुलर हो रही थी। तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से काफी जुड़ा हुआ, उसको बुलाया जा रहा है हमें सिखाने के लिए। तो जब वो तीसरे दिन आ चुके थे, वो पहले से प्लानिंग सेक्रेटरी को मालूम था कि उन्हें बुलाना और कराना है। और प्रोग्राम जो ट्रेनिंग था वो भी मुश्किल से 5 दिन का ही निर्धारित किया गया था, और 7 दिन काम करने के लिए, 3 दिन टेस्टिंग के लिए। तो कुल 15 दिन प्लानिंग फेज थी। तो उन्होंने भी पूछा आता है, तो हमने कहा सर हमें नहीं आता। तब उन्होंने कहा कोई बात नहीं, नहीं आता कोई मतलब नहीं, हमें तो सिर्फ उतना जानना है, हम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, वो भी उन्होंने बोला कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, लेकिन हमें दुनिया बदलनी है, हर चीज हमारे ऊपर से चलती है, तो हमें सिर्फ बेसिक्स ही समझनी है। उन्होंने 5 कंप्यूटर मंगाए, आज की तरह नहीं कि हम लोग ऑनलाइन बैठ के कोई भी सॉफ्टवेयर लिया सब सिमुलेशन मोड में सीख जाते हैं। उन्होंने कंप्यूटर मंगाया, और उन्होंने जो स्क्रीन पे, मैंने ये सब हम लोग क्रिटिकल सीखे। उन्होंने कहा पहले इंटरनेट का मतलब समझो, इंटरनेट होता क्या है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि देखो, इंटरनेट का सीधा सीधा मतलब होता है, एक कंप्यूटर ये है, एक कंप्यूटर ये है। जो उन्होंने बोला, हमने कभी पढ़ा नहीं, हमने कभी भी इंटरनेट क्या होता है या कंप्यूटर साइंस कायदे से कभी नहीं पढ़ा। जो कुछ मैंने सीखा वो सब हम लोग प्रैक्टिकली सीखे, और धीरे धीरे इस पे हम लोग काम करते करते, और आज मुझे खुशी होती है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का होते हुए भी, चीज़ों को अडॉप्ट करते हुए, आज मैं इंटरनेशनल ट्रेनर हूँ नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी में। और मेरा एक अभी हाल में ही, अभी आपके पहलर में, अभी आपके बाद मेरी एक क्लास और होती है रात को 11 बजे से लेके 1 बजे के बीच में। वो होती है इंटरनेशनल आईटी, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन इनफिन की क्लास, ठीक है ना। वो अभी उस कोर्स का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन साइबर सिक्योरिटी, उसका इंचार्ज मैं ही हूँ, ठीक है ना। कुछ दिन पहले मुझे पता होता तो मैं आप लोगों को अलाउ करा देता कि उसमें भी आप लोग ज्वाइन कर सकते थे, इंटरनेशनल सर्टिफिकेट मिलता उसमें। खैर, आप डायरेक्टली जाएंगे तो काफी कॉस्टली पड़ेगा, करीब $100 ऑनलाइन है, ऑफलाइन आप $250, वो डॉलर में चलता है, ठीक है। चलिए, बहरहाल अभी हम अपने पॉइंट पे आते हैं। तो उन्होंने 2 कंप्यूटर मंगाए। उन्होंने कहा पहले इंटरनेट का कंप्यूटर ऑन करना आप जान चुके हैं, अब ये 2 कंप्यूटर है, इन दोनों कंप्यूटर को जोड़ना सिखाया। उन्होंने कहा दोनों कंप्यूटर जोड़ेंगे। जब आप जोड़ लेंगे, आज की तरह नहीं कि यूएसबी पोर्ट है और आसानी से जुड़ जाता है, उस समय अलग से इसमें पोर्ट लगाए गए, जिन्हें हम लोगों ने काम पोर्ट बोला, या टेक्निकली RS-232 बोलते हैं। तो उन्होंने जोड़ा। जब उन्होंने कहा ये दोनों जुड़ गए, उसके बाद उन्होंने दिखाया जब जोड़ने के बाद ये भी कंप्यूटर ऑन था और ये भी कंप्यूटर। जोड़ने के बाद उन्होंने कहा जब जोड़ने के बाद आप 3 काम कर सकते हो अपने इस कंप्यूटर से, अपने इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर के अंदर जाकर पहला चीज आप कर सकते हो 2C, देखने का काम कर सकते हो। ऐसे दूसरे कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में आके देख सकते हो। दूसरा काम आप कर सकते हो, अपने कंप्यूटर से कोई चीज उठाकर इस कंप्यूटर में डाल सकते हैं, ठीक है ना। टू गिव, आप दे सकते हैं, आपके कंप्यूटर में उसकी कोई कॉपी उठाकर उधर दे दी। तीसरा काम, आपके इस कंप्यूटर में उठाकर आप इस कंप्यूटर में ला सकते हो, टू टेक। 3 काम, अगर 2 कंप्यूटरों को आप जोड़ सकते हैं
तो आप एक 3 काम कर सकते हैं। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटरों में सारी चीजों को देख सकते हैं। आपके पास कोई चीज पड़ी है तो उस कंप्यूटर में डाल सकते हो, उसमें कोई चीज पड़ी है तो आप अपने कंप्यूटर में ला सकते हो। ये जो 3 काम है, ठीक है ना, तो इन्हीं को इंटरनेट कहा जाता है। इंटरनेट इज नथिंग, दो कंप्यूटर को जोड़ो, उनके बीच में ये तीनों काम को उन्होंने टेक्निकल नाम दिया, 2C को बोला उन्होंने, इसको हम नेट सर्फिंग कहते हैं टेक्नोलॉजी की भाषा में। देखने का मतलब है नेट सर्फिंग, आप देख भ्रमण कर रहे हैं, देख रहे हैं। और आप भेजने का मतलब है अपलोड, और लाने का मतलब है डाउनलोड। ये 3 नाम उन्होंने फिर हमें पहली बार हम लोगों ने के जुबान पे आया। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम आया, आपके लिए बहुत छोटी सी चीज है, ठीक है। तो ये जब आया तो हम लोगों ने तुरंत, दिमाग हमारा काम कर गया कि भाई हाँ, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के बीच में जोड़ने वाले को इंटरनेट कहते हैं। और उसके बाद जो किताबी नॉलेज है, जो थ्योरी लिखी जाती है, वो तो आप जानते ही हैं। तो ये उसके बाद उन्होंने भी चीजों को भी दिखाया। उस टाइम पे इन्होंने कैमरा लगा के भी दिखाया था हमें, स्पीकर लगा के भी दिखाया था कि हम यहाँ से वहाँ बात कर सकते हैं, जबकि रियल में आम पब्लिक को आपस में ऑनलाइन बात करने के लिए ये याहू एक मैसेंजर होता था, उसको अगर माइनस कर दे तो रियल में आदमी जो आपस में कम्युनिकेशन किया, जब 4G आया उसके पहले देखा जाए तो नहीं के बराबर, वीडियो कॉल नहीं करता था कोई भी, ऑडियो कॉल नहीं करता। 3G जरूर आया था, लोग कर रहे थे, लेकिन वो उस तरह से रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं था, ठीक है ना। तो आपका कैमरा भी लगा के दिखा सका। अब वो दिन बहुत अच्छा था। ये हमारा ट्रेनिंग का चौथा दिन था। तीसरे दिन हम लोग विश्राम था, चौथे दिन हम लोगों ने ये काम किया था, बड़ा खुश हुए। अब रात में हम लोग को अच्छा लगा, सिक्योरिटी को, हाँ सर हमने बहुत अच्छा सीखा। लेकिन क्वेश्चन मार्क अभी भी फिर था दिमाग में, क्योंकि जब हम लोग इंजीनियर के माइंड में जब हम लोग काम करेंगे, आप भी करोगे क्योंकि आप तब भी इंजीनियर बनेंगे, तो आपका दिमाग अपने आप, जब आप सही चीज करने लगते हैं ना, तो अगला स्टेप अपने आप आता है। जब गलत करते तब नहीं आता, लेकिन आप कोई काम प्रैक्टिस करते करते सही स्टेप की तरफ मूव करने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें अगला रास्ता दिख जाता है। तो हमारा रात के दिमाग में फिर घुमा, यार यहाँ तो 2 कंप्यूटर आमने सामने रखे थे, हमने जोड़ लिया एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, 2C टू टेक और टू गिव कर लिया, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन हमें जो प्रोजेक्ट मिला है, एक कंप्यूटर बड़ौत में है, और जो मेन कंप्यूटर रखा गया जहाँ पे सारा रिफ्लेक्शन होना चाहिए, वो मेरठ के साकेत एक जगह है जहाँ पे हेडक्वार्टर LIC का, वहां पे रखा हुआ है। तो यहाँ से वहां तक इतनी दूरी, तो केबल तो बिछाना बड़ा मुश्किल काम है। ये क्वेश्चन में हम लोग टेंशन में पूरी रात, फिर से दिमाग आ गया। तो अगले दिन फिर हमने स्टीफन ब्राउन साहब ने फिर से पूछा कि भाई आपको कुछ पूछना है, कल कोई डाउट था तो यू कैन आस्क। तो हम सबने एक ही सवाल पूछा, सर एक डाउट है कि आपने कल दिखाया वो तो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे, एक कंप्यूटर यहाँ है और एक कंप्यूटर वहां है, तो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा। तो वो हंस पड़े, ही इज लाफिंग, उनकी लाफिंग आज भी हमें याद आती है। फिर वो हंसते हुए क्या, अरे नहीं भाई, आपको अलग से केबल नहीं बिछानी है, ये जो टेलीफोन की लाइनें बिछी हैं यही तो हैं, आपको टेलीफोन हटाना है और इनकी जगह पे ये लगाना है, कंप्यूटर लगाना है। और कंप्यूटर को, चूंकि ये डिजिटल फॉर्म हो गया, तो कंप्यूटर में भी हम जब एक लंबी दूरी का कम्युनिकेशन कराते हैं तो मॉड्यूलेशन तो करना ही पड़ेगा। तो उसको कंप्यूटर से इस कम्युनिकेशन को मॉड्यूलेशन करने के लिए आपको जिस डिवाइस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसको हम मॉडम कहेंगे। अगर आपसे कभी भी कंपटीशन में या वाइवा में, कंपटीशन में नहीं, वाइवा में अगर आपसे पूछा जाए कि मॉडम का मेन रोल क्या है, तो आप ये मत बोलिए पहले कि एनालॉग टू डिजिटल, इज ए सेकेंडरी रोल। वास्तव में मॉडम काम है मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। और मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर का काम क्या होता है, हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था कि इसके बिना हम लंबी दूरी का कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो आपका मोबाइल बाय डिफॉल्ट, हमारा जो मोबाइल फोन होता है वो मॉडम ही होता है, इसमें फीचर होता है। अब समय बदल गया, अब तो सॉफ्टवेयर मॉडम आने लगे, तो अब हार्डवेयर की भी जरूरत नहीं पड़ती। तब हमारा दिमाग काम कर गया कि हम एक जगह, तो फिर हमने उस टेलीफोन लाइन पे डाला और बीच में एक स्विच लगानी पड़ी, क्योंकि जब तक स्विच नहीं लगाएंगे तो राइट कंप्यूटर कैसे जुड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने जोड़ा, और फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रैक्टिस किया। जो लैंडलाइन उस समय आ गया था उस पर भी किया, एक नया मोबाइल सेवा थी CDM में, वो भी हम बात करेंगे, 2G जिसमें घोटाला था। और उसके बाद एक GSM टेक्नोलॉजी आई थी, और हमने तीनों लाइन पे। तो अगर आज आप इंटरनेट कर रहे हैं तो ये जो हमारा फोन है, इसको हमने रिप्लेस किया है कंप्यूटर से, सीधी सी बात है। आपका ये फोन अब
ये पहले नॉर्मल फोन होता था, लेकिन हमारे समय जब कंप्यूटर जोड़ते थे अलग से जोड़ते थे, लेकिन अब क्या हुआ, फोन भी बाय डिफॉल्ट स्मार्टफोन हो गया। कंप्यूटर भी जोड़ सकते हो, हॉटस्पॉट बना के वैसे भी कर सकते हो, कितनी चीजें आसान हो गई। तो चीजों का जो सफर तय हुआ था वहां से लेकर अब तक आप देख सकते हैं कितना चेंज हुआ और क्या क्या बदलाव आए। जब हमने पहली बार शुरू किया लैंडलाइन पे, तो जो पहला इंटरनेट था, पहले तो डायल अप इंटरनेट बोलते थे, नंबर डायल किया फिर इंटरनेट किया, फिर अब इंसानों की तो आदत ही है, जब उसको पहिए का आविष्कार कर लिया तो कहा हम बैलगाड़ी बनाएंगे, जब बैलगाड़ी बना लिया तो कहा यार कुछ तेज चलाने के लिए साइकिल बना दी, यार साइकिल में भी मजा नहीं आ रहा, मोटरसाइकिल बना दी, मोटरसाइकिल में भी मजा नहीं आ रहा, बाइक बनाई, बाइक में भी नहीं मजा आ रहा, और अच्छा बनाओ, तो सीसी में बाइकें चलने लगी। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है। तो उसी तरह से ये जो इंटरनेट, हमने जो पहली इंटरनेट शुरू की थी उसको हम डायल अप कहते हैं, और ये केवल 56K का केबीपीएस का इंटरनेट दे रहा था, लेकिन खुश थे हम लोग क्योंकि हम एक जगह से थे। तो स्पीड बढ़ाने के लिए फिर हमने आईएसडीएन सेवा इस्तेमाल करी, इसमें हम 2 Mbps तक का इंटरनेट भी दे पाए एक आम पब्लिक को। और बैंकों में 30 टेलीफोनों को जोड़कर हम लोग इसमें इसमें दो कंट्री है, एक तो 144 144 केबीपीएस का इंटरनेट दे पाए आम पब्लिक को, और बैंकों को हमने 2 Mbps का दे पाए इस लाइन में। इसके बाद जो सेवा चालू हुई, इसके बाद में डीएसएल टेक्नोलॉजी, ब्रॉडबैंड, ब्रॉडबैंड ने तो इतिहास बदल दिया बीएसएनएल ने 2006 में। और मुझे फिर से खुशी है कि मुझे फिर से मौका मिला कि ब्रॉडबैंड 2005 में, उसके बारे में हम अगले डाटा जब नया नेटवर्क के बारे में बात करेंगे तो हम लोग एक्सप्लेन करूंगा मैं इसको। तो डीएसएल टेक्नोलॉजी जिसको हम लोग ब्रॉडबैंड कहते हैं, केबल टीवी का जो था, केबल वाया था, उसके भी यूज किया, और आज के जमाने में फाइबर भी हम ले आए, एफटीटीएच, वो अभी आपके सामने चल रहा है, सब जगह फाइबर ले जाओ, फाइबर ले जाओ, जबकि फाइबर की शुरुआत 1986 से है। अगेन आई रिपीट, फाइबर कोई नया चीज नहीं है, 19, लेकिन पॉलिसी कब बनेगी, कब देना है, कब नहीं देना, ये सब हमारा तय करता है रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है ना। गवर्नमेंट जब कहेगा हमें, हम तो ये, हम आपसे एक चीज और बताना चाहेंगे, सैटेलाइट के बारे में बात कर रहे थे, तो सैटेलाइट के बारे में कोई एक अनम्यूट होकर बताया कि अभी तक मैंने जो सैटेलाइट के बारे में बोला था उसमें जो ड्रॉबैक था वो क्या बताया था, कौन बताना चाहेगा। तो एक मैं नाम बोलता हूँ, आज हम मौका देते हैं क्षितिज कुमार, आपने बिल्कुल प्रॉपर नाम लिखा, क्षितिज कुमार, आईटी लखनऊ, क्षितिज यस कुमार। सर। यस सर। हाँ, आप सैटेलाइट के बारे में हम लोगों ने बात किया था, तो 2-4 पॉइंट बताएंगे सैटेलाइट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था। सैटेलाइट का ड्रॉबैक। हाँ, उस समय में अगर आपने सुना होगा या वीडियो देखा होगा तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था। सर अभी ऐसा। नहीं देखा आपने, इससे ये पता चलता है, जबकि मैंने बहुत सिंपल भाषा में बताया था। मयंक, सर नेचर और नेचर इंटरफेरेंस। नेचुरल नेचुरल इंटरफेरेंस, आंधी बारिश तूफान। हमने कोई यस सर। ऐसी चीज नहीं बता रहा हूँ जिसके लिए आपको किताबें पढ़नी है, बहुत सारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करने हैं, फॉरियर ट्रांसफार्मर लगाना है, ट्रांसफॉर्म लगाना है, या डेल्टा ट्रांस। एटमॉस्फेरिक एंड नेचर। यस, अमनदीप ने आप टाइम टेक एक्सपेंसिव वेरी नाइस, सब लोग लिख सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि जो पूछ रहे हैं आप लिखेंगे, आपकी अटेंडेंस भी प्रॉपर जा रही है, मेरे से रिपोर्ट बन रही है, तो आप लोग इसमें लिखें तो मैसेज बाकी लोग भी लिख सकते हैं, ठीक है। इट इज कॉस्टली होता है आल्सो, ओके, ठीक है, केशव ने लिखा। चलिए, तो मेन जो कारण है सैटेलाइट का, चलो कोई बात नहीं, इंडिया के पास अब इतना ज्यादा पैसा आ चुका है कि कॉस्टली भी हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं आज की डेट में, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन सैटेलाइट का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, नेचुरल आंधी बारिश तूफान आएगा तो काम करना बंद कर देगा। तो सबसे पहले अगर सैटेलाइट, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं, सन 2016, ईयर 2016, बीएसएनएल ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम है इनमारसेट। अगेन आई रिपीट, बीएसएनएल एक सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम है इनमारसेट, INMAR, यह सिटी सैटेलाइट का एक नया वर्जन है, नेक्स्ट जनरेशन सैटेलाइट है, एनजी सैटेलाइट भी कह सकते हो, ठीक है। ये बीएसएनएल ने ऑलरेडी सन 2016 में लॉन्च कर चुका है,
इस सैटेलाइट की खासियत क्या है, और सबसे बड़ी बात इसका जो गेटवे है, इंटरनेशनल गेटवे, जैसे कि टेलीफोन का मैंने सारा बताया ना कि कहाँ से बाहर जाएगा। सैटेलाइट के लिए तो समुद्र के किनारे लगाने की जरूरत नहीं है, वो तो कहीं ना कहीं बीच में लगा सकते हो। तो मुझे बहुत खुशी है और आपको बताते हुए बड़ा अच्छा लगेगा और सुनने में भी, क्योंकि आप उसी डिपार्टमेंट से ट्रेनिंग ले। एलटीटी सेंटर के कैंपस में ही लगा हुआ इंटरनेशनल गेटवे सैटेलाइट का, इनमारसैट का। यानी कि अगर कोई कम्युनिकेशन सैटेलाइट के माध्यम से दूसरे कंट्री में फाइबर से ना भेज के, मुंबई वाले रास्ते से ना भेज के अगर भेजना चाहे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं, लैंड लॉक कंट्री हैं। आर यू नो व्हाट इज द लैंड लॉक कंट्री? आप लोग कोई लैंड लॉक कंट्री का मतलब समझते हैं? या समनदीप को एग्जाम्पल, केवल अमनदीप को समझते हैं, समझते हैं? यस, तो कोई एग्जाम्पल बता ये सकते सर हैं? सर जैसे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान है। और हमारे पड़ोसी मुल्क में कोई है लैंड लॉक कंट्री? नेपाल। जी यस, सर, नेपाल। नेपाल। नेपाल, वेरी नाइस। कजाकिस्तान, सुधांशु ने ढूंढ के निकाला, बढ़िया सा नाम है। मंगोलिया, नेपाल, भूटान। अफगानिस्तान के कुछ पार्ट तो समुद्र से लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है, उसका एक पार्ट लगा हुआ है समुद्र से। कहने का मतलब जिसके चारों तरफ समुद्र नहीं है। अब आपके सामने सवाल आ गया, अबे समुद्र नहीं है तो वहां कम्युनिकेशन कैसे होगा? नेपाल में कैसे होगा? नेपाल के पास तो समुद्र नहीं है। अगर पाकिस्तान को नेपाल से कम्युनिकेशन करना हो तो उसका रास्ता किधर से जाएगा, बताओ? ठीक है ना, मैप सामने लगा है। बहुत अच्छी बात है सुधांशु, लगा है। अब आप क्या? चाइना इज नॉट लैंड, हाँ चाइना नहीं है, वो तो कब्जा कर रहा है। यस, केशव ने सही बोला, लेकिन वो कुछ कंट्री ऐसी हैं, जैसे इंडिया ने कभी पाकिस्तान को ये नहीं कहा कि तुम नेपाल बात मत करो मेरे रास्ते, ऐसा कभी नहीं बोला। वो ऑलरेडी चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा पाकिस्तान में कॉल नहीं जाएगा, अलग मैटर है, लेकिन पाकिस्तान से कोई लाइन डायरेक्ट नेपाल को भेजी गई, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है ना। लेकिन कुछ कंट्री है जैसे मंगोलिया, चाइना क्या करता है, मैं मंगोलिया अच्छा एग्जांपल दिमाग में आया। चाइना आसपास के, आप सभी को मालूम है, सारे कंट्री को अपना वो उसकी आदत है जमीन फैलाने की। चाइना की क्या आदत है, वो हमेशा बॉर्डर पे कूदता रहता है। ये नहीं, वो क्या करेगा, 10 किलोमीटर आएगा, फिर घुस जाएगा, उसके बाद झगड़ा होगा, उसके बाद कहेगा कि 1 किलोमीटर पीछे हट जाएगा। तो इस तरह से उसकी पॉलिसी रही है दूसरे कंट्रियों को हड़पने की। तो मंगोलिया जो कंट्री है, चाइना और मंगोलिया का रिलेशन बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि भारत और पाकिस्तान का। समझ गए ना आप? तो मंगोलिया ऑलमोस्ट खाली कुछ एरिया उसका रसिया से जुड़ा है, बाकी सारा भाग वो आपका चाइना से उसका लिंकेड है। तो इंडिया का जो कम्युनिकेशन मंगोलिया से है वो कैसे होगा? केवल जब चाइना तो हमारा अलाउ ही नहीं करता हो, ठीक है। रसिया से हमारा भी जो कम्युनिकेशन है बाया घूम के वही यूएस वाला ही रास्ता है, ठीक है। तो लेकिन चाइना, मंगोलिया से हमारी कंट्री का रिलेशन अच्छे हैं, तो हम लोग उसका कम्युनिकेशन जो मंगोलिया का है वो हम लोग सैटेलाइट के थ्रू करते हैं, राइट। ठीक है। तो सैटेलाइट का, लेकिन अब आंधी बारिश के तूफान से बचना है तो हमें नया सैटेलाइट ऐसे डेवलप करने भी करेंगे। और इवन हम कह तो दिया कि हमने समुद्र में केबल डाल रखा है, तो भाई समुद्र में केबल डाल के भी मेंटेन करना रखना आसान नहीं है, कोई मजाक थोड़ी ना समुद्र में केबल डाल के भी। ठीक है, वो हमारे आसमान से ज्यादा आसान कंट्रोल करना है, लेकिन उसको भी रख रखाव करना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर 4 कदम पे किसी न किसी कंट्री का दबदबा हो जाता है। ठीक है, सैटेलाइट में तो कोई ऐसा परेशानी नहीं आएगी। तो आने वाला जो समय है वो सैटेलाइट का भी जमाना है और होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं। आने वाले समय में सैटेलाइट कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंट उतनी ही है कि जितने की हमारे फाइबर की आज की डेट में। और सैटेलाइट कम्युनिकेशन का महत्व भी बढ़ा है। तो जो इनमारसैट है उसमें किसी भी आंधी बारिश तूफान का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगेन आई रिपीट, इनमारसैट कोई आंधी बारिश तूफान का, और जिस दिन इनमारसैट को प्रॉपरली गवर्नमेंट ने परमिट कर दिया, क्या 4G, क्या 5G, क्या 6G, सब जी घर चला जाएगा, घर गया जी। फिर हम बोलेंगे 4G 6G कहाँ गया जी, घर गया जी। ठीक है ना, तो उसके आगे जी लगाएंगे। तो होपफुली कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी।
ठीक है। तो अब कमिंग इन मार्च सेट, ठीक है। अब ये हमने सब पे, इस पे भी हम इंटरनेट देने की तैयारी कर रहे हैं। अभी हम लोग इस पे इंटरनेट नहीं देते, सिर्फ अभी एसएमएस जैसी सुविधा उपलब्ध करा रखी है, लेकिन इस पे पॉलिसी चल रही है और उम्मीद है कि पहले बीएसएनएल अपना 4G लॉन्च करेगा, पहला स्वदेशी कंपनी। हम ये नहीं कह रहे, अब हमेशा याद रखिए बीएसएनएल का 4G अब आएगा नहीं, बीएसएनएल का पहला स्वदेशी, बीएसएनएल जो है पहला स्वदेशी संचार कंपनी होगी, पहला पूरी, और जो ऐसी स्वदेशी जिसका 4G 5G के कंपेटेबल है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ये बात आप लोग क्योंकि नए पीढ़ी के लोग हो तो कोई भी अफवाह आपके मन में नहीं होना चाहिए। अभी जो बीएसएनएल पुराना है उसके साथ बहुत सारी समस्याएं हैं, दैट इज डिफरेंट, लेकिन एक नया बीएसएनएल बन रहा है जिसकी शुरुआत हो चुकी है और जिसके लिए आपको सभी को जानकारी होगी कि 1,64,000 करोड़ रुपए का पैकेज नई बीएसएनएल को बनाने के लिए दिया गया है। और जो नया बीएसएनएल है पूर्णतः स्वदेशी बीएसएनएल है। तो आप लोग कभी आज के बाद भ्रम में मत रहिए। अभी जो बीएसएनएल उसके साथ बहुत सारी परेशानी, क्योंकि वो पुराना दुनाली बंदूक की तरह है, AK-47 नहीं है, लेकिन जो नया आ रहा है AK-47 का 67 की तरह काम करेगा वो, राइट। ठीक है, तो हम लोगों ने टेस्टिंग किया, सारी तरह की टेस्टिंग की, सब पे डाला। तो ये इस पे भी इंटरनेट, इस पे भी डीएसएल पे भी जो इंटरनेट की स्पीड आई वो करीब हम लोग 8 MBPS तक दे पाए। और बीएसएनएल ने ही सबसे पहले शुरू किया था ब्रॉडबैंड का, और एक इतिहास बदला हम लोगों ने। ठीक है, उसके बारे में हम कल और डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा आ जाते हैं मोबाइल के अंदर। सेम हम लोगों ने ट्राई किया, उसमें मोबाइल में भी डायल अप ईबीडीओ। आपको एक याद होगा कि पहले डोंगल लगा के इंटरनेट करते थे, आपको थोड़ा बहुत बचपन में याद आ रहा हो कि लोग आते थे लैपटॉप में डोंगल लगा दिया और इंटरनेट, अभी भी कई लोग यूज करते हैं, हालांकि अब खत्म हो गया है। किसी को ध्यान है कि कंप्यूटर में डोंगल लगा और इंटरनेट चालू हो जाता है अभी भी? अब एफटीटीएस से लगाते हैं, तो उसको ईबीडीओ बोलता था, बाद में ईबीडी, मतलब इंटरनेट ने, इंटरनेट के साथ आप कंप्यूटर से बात भी कर सकते हैं। ठीक है ना। और एक नई सेवा आपका वाई मैक्स, बीएसएनएल का वाई मैक्स जो सेवा है, जो आज अभी रिलायंस 4G दे के बोल रहा है, ऑलरेडी बीएसएनएल ने 2011 में दे चुका था वाई मैक्स के, लेकिन पॉलिसी ऐसी थी कि वाई मैक्स हमारे गांव में लगाए गए, गांव में कोई कस्टमर उस समय लेने को तैयार नहीं था, और मैंने उसी बढ़ौत में सबसे पहले लगाया गया था वाई मैक्स, प्योर गांव था, लेकिन कोई कस्टमर, मैं प्रधान जी के पास गया, सर बहुत बढ़िया सेवा आई है, आप मोबाइल पे ही टीवी देख सकते हैं सब कुछ। तो गांव के प्रधान वहां और लोकल भाषा में पता मेरे को किस तरह से बोला, और महाड़े को इंटरनेट से क्या, ये उस समय का उनकी लैंग्वेज थी, मतलब दे आर नॉट अवेयर एंड नॉट फिट, वो बिल्कुल तैयार ही नहीं थे कि इंटरनेट अडॉप्ट करने के लिए। तो मैंने वो दिन भी देखे। तो वाईमैक्स बेसिकली ये 4G था, फाइनली बंद करना पड़ा। इसी तरह हमारा एक अभी जो बात करते हैं ये हमारे मोबाइल पे जो इंटरनेट है, मोबाइल बहुत पुरानी CDMA WCDMA टेक्नोलॉजी का GPRS, अभी भी कई जगह गांव में जाएगा ना, सिग्नल बीएसएनएल का किसी के हो तो उस पर G लिखा जाता है, GPRS। किसी पे सिग्नल पे आपका E लिखा जाता है, एज। और बीएसएनएल का आप देखेंगे तो कभी पे इस पे आ जाता है सिग्नल पे U, ठीक है, या फिर H या H+, ये सब इसके पास। U का मतलब है 3G प्योर, H का मतलब है 3.5G जुगाड़, इंडिया जुगाड़ कंट्री में काम करता है ना, H+ 3.75। तो बीएसएनएल 3.75D ऑलरेडी दे रहा है, जबकि रिलायंस जब आया इसी SDP आ गया, ये इसका वर्जन है, 3G का UMTS का ही वर्जन है, ये नीचे वाला SDP है, ठीक है ना, ये 3.5G में। और जो रिलायंस ने चालू किया वो आपका 3.96 था, जिसे उसने 4G के नाम से दिया। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी थोड़ी नई थी, तो नई चीज तो भागती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, लेकिन अब जो बीएसएनएल, अब ये रिलायंस क्या करेगा, इसको ही LTE+ बनाएगा, इसी को LTE में जुगाड़ करके 4G जो देने 5G देने जा रहा है, इसी को देगा LTE के नाम से। ठीक है, लेकिन जो बीएसएनएल लगा रहा है वो 4.2G कॉन्सेप्ट का लगा रहा है, प्योर देसी लगा रहा है। और जब देसी लगा रहा है इसका मतलब है कि ये आपका 5G में, और इसका जो 5G अपग्रेड होगा अगले 15 अगस्त तक, वो आएगा 4.96G के बाद। तो आप समझ लीजिए कि कितना ज्यादा। तो आप बता दीजिए, अब आवाज आ रही? यस अखिल, नाउ मेरी आवाज क्लियर है? ओके ठीक है, बोल दिया करिए, ठीक है ना, माइक का कुछ वो नहीं है। ओके, बाकी रिकॉर्डिंग में आपको शेयर करेंगे, कुछ रह जाए।
तो नाउ यू आर गेटिंग माई, आपने इस सेशन में अभी जब हम ये एलटी प्लस बीएसएनएल ला रहा, दिस इज एलटी प्लस, और वाई मैक्स एडवांस है, दोनों बीएसएनएल ला रहा है जो प्योर देसी है। तो ये आने वाले ये मतलब मूवमेंट है, क्या डेवलप हुआ इसमें, स्पीड बढ़ाई गई, ठीक है ना। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि हमने कंप्यूटर जोड़ने भी समझ गए कि एक जगह से दूसरे जगह जोड़ते हैं। तो अब अगली चीज जो चैलेंज हमारे सामने थी कि एक कंप्यूटर तो लगा है हमारा बड़ौत में, मेरठ में, ठीक है, और बहुत सारे कंप्यूटर दुनिया के हर लोकेशंस में है, ठीक है। तो सवाल ये उठ रहा है कि अब ये जो लाइनिंग तो मिल गई, स्विच भी लगा दिया और स्विच से भी सारे कंप्यूटर भी जुड़े हुए हैं। अब हम ये मान लो मेरठ में है और दूसरी किसी और लोकेशन में है, अगर मुझे इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में कम्युनिकेशन करना हो तो क्या करना पड़ेगा। मैं अगर आपसे पूछूं, आदिति अनम्यूट प्लीज, आदिति आर यू देयर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, आदित्य आप मुझे बताएं कि अगर आपके पास भी फोन है, मेरे पास भी फोन है, अगर मुझे आपसे बात करनी है तो मुझे मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होगी। मेरे पास भी फोन कनेक्शन है और आपके पास भी फोन कनेक्शन है, तो अगर मुझे आपसे आपको मुझसे अगर बात करनी हो तो क्या चाहिए, मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्या चीज होगी कि आप मेरे से बात कर पाओगे। फोन है आपके पास भी, मेरे पास भी, सभी के पास फोन है, अगर आप सभी लोग मुझसे बात करना चाहें तो बीच में क्या चाहिए। So number. यस, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल है। ये फोन है, सब कुछ है, लेकिन मैं आपसे तभी बात कर पाऊंगा जब मेरे पास आपका टेलीफोन नंबर हो, वरना नहीं बात कर पाओगे। तो Yes, वैसे sir. ही ये कंप्यूटर यहाँ है और दूसरा कंप्यूटर हमारे पास में कहीं और है, तो मैं इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में अगर बात करना चाहूं तो मुझे इस कंप्यूटर का टेलीफोन नंबर चाहिए और इस कंप्यूटर का भी टेलीफोन नंबर चाहिए, ठीक है। जब दोनों कंप्यूटर का टेलीफोन नंबर होगा तभी आपस में कम्युनिकेट कर कर। द न्यू वर्जन ऑफ टेलीफोन नंबर इज नोन एज आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस कुछ नहीं है, टेलीफोन नंबर का ही नया स्वरूप है। आर मेडिकल विदाउट आईपी एड्रेस कम्युनिकेशन ही नहीं कर पाओगे आप। समझ में आ गई मेरी बात। यस, रितिका ने लिख दिया है, प्रियांशु ने आउट ऑफ बॉक्स सोचा है, सिम कार्ड होना चाहिए। भाई फोन है, सिम कार्ड भी है, बैलेंस भी है, ठीक है ना प्रियांशु, लेकिन फिर भी बात करनी है तो फिर नंबर चाहिए। तो आप इंजीनियर वाले में आइए, ओके। तो कल हम लोग आईपी एड्रेस को उस भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको बुक्स खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और होपफुली कि अब आईपी एड्रेस भी आपको समझ में आ गया होगा कि टेलीफोन नंबर का नया वर्जन है। तो कल मैं टेलीफोन नंबर का पहले स्वरूप समझाऊंगा और समझते ही आपको पूरा आईपी एड्रेस का ABCD समझ में आ जाएगा। तो अभी तक आज के सेशन के लिए इतना ही रखते हैं, और अपना बाय बाय करने के लिए जो हमने आपको कुछ पूछना है तो पहले आप पूछ लीजिए, अदरवाइज गिव योर मैसेज एंड गुड नाइट। एनी कोई क्वेश्चंस? ठीक है, फिर कल मिलते हैं आईपी एड्रेस के लिए, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जो ऑप्शन पे, यस यस, लिव करते जाइए।